नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। निकाय चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है, लिहाजा पर्चा दाखिल करने वालों की भीड़ भी देखने को मिली है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए 19 जून को वोट डाले जाएंगे और 22 को नतीजे आएंगे। अब निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी और जेजेपी एक बार फिर से साथ आ गए हैं। नगर परिषद चेयरमैन की 14 सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट को भी जारी कर दिया है, जबकि 4 पर जेजेपी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। हालांकि पहले अलग अलग चुनाव लड़ने का भी फैसला किया गया था, लेकिन कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव न लड़ने से दोनों दल एक बार फिर से साथ आ गए हैं। इनेलो और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। अब देखना यह होगा कि दोनों दल गठबंधन को कितनी टक्कर दे पाते हैं। तो बड़ी बहस में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी और जेजेपी नेताओं की इसको लेकर के प्रतिक्रिया क्या है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल जब हमने विचार किया अपनी चुनाव समिति में, तो ये आया कि भाई मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है वो मैदान छोड़कर भाग गई और बहुत सारे स्थानों पर स्थिति ऐसी हुई कि जेजेपी और बीजेपी ही चुनाव मैदान में दिख रही थी। साथ जाने का निर्णय लिया कि हम एक दूसरे के सामने नगर परिषद चुनाव में हमने इस प्रकार से जाएं कि जो है एक दूसरे के सामने हम ही नहीं हों, क्योंकि बाकी तो सब मैदान एक तरह से छोड़ गए। तो ये तय किया है कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नूह 4 स्थानों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 18 में से जो शेष 14 स्थान हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसी तरीके से मिलकर के लड़ेंगे और जैसे इन्होंने बताया कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नूह जननायक जनता पार्टी लड़ेगी और बाकी 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। हालात परिस्थितियां बदली, कांग्रेस बैकआउट कर गई और बहुत स्थानों पर बीजेपी और जेजेपी आमने सामने खड़ी नजर आ रही थी। एथिकली और मोरली सरकार में जब 2 लोग हिस्सेदार हों और वो आमने सामने खड़े नजर आए, ये एक अच्छा संदेश कम से कम प्रदेश के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए एक स्मूथ सरकार सेलिंग जो चल रही है उसके लिए नहीं देता। तो जेजेपी और बीजेपी की प्रतिक्रिया को आपने सुन लिया, लेकिन बीजेपी ने आज अपने कुछ कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भी कर दिया है। तो आइए आपको ग्राफिक के जरिए एक बार यह भी दिखा देते हैं कि आखिर कहां से और कौन कौन से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार पहले आप जानिए। कालका से कृष्णा लांबा, कैथल से सुरभि गर्ग, गोहाना से रजनी विरमानी और जींद से अनुराधा सैनी को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। ये लिस्ट आज जारी करी गई है, बीजेपी के उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। फतेहाबाद से राजेंद्र खींची हैं, हांसी से मीनू सेठी को उतारा गया है, दादरी से बख्शी सैनी चुनावी मैदान में है, भिवानी से प्रीतिमान को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दिया है। बहादुरगढ़ में आइए, सरोज बाला को यहां पर टिकट दिया गया है। झज्जर में जिले सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। नारनौल से संगीता यादव को उम्मीदवार बनाया है और सोहना से अंजू देवी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। यह नगर परिषद के लिए जो नाम है उनका ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। पलवल में यशपाल को टिकट मिला है और होडल में राखी, इनको उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो ये 14 नगर परिषद हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे अहम बात यह रही क्योंकि कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने का जब फैसला लिया, तो उसके बाद बीजेपी और जेजेपी दोनों अब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो 14 नामों का ये ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 4 का ऐलान जननायक जनता पार्टी भी करेगी। तो ये दोनों ही मिलकर के अब अपने अपने कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं और इसीलिए अब जो निकाय का चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, ये देखना होगा कि किस तरह से गठबंधन के इन कैंडिडेट्स को शहर के इन चुनावों में टक्कर दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर के शहरी सरकार को चुनना है और ये 14 जगह हैं जहां पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। और अब आम आदमी पार्टी की लिस्ट भी आपको बता देते हैं। नगर निकाय आप देखिए, भिवानी में इंदू को उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया है। चरखी दादरी में शिवेंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारा गया है। हांसी में यशपाल सिंह को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जींद में रजनीश को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। कैथल में आम आदमी पार्टी की तरफ से नीलम रानी कैंडिडेट हैं। गुहला चिका से मनदीप कौर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। घरौंडा से सुरेंद्र सिंगला को कैंडिडेट बनाया गया है और असम से सोनिया को टिकट मिला है।
तो 13 उम्मीदवारों का नाम आम आदमी पार्टी ने भी इनका ऐलान किया। फिर नारनौल में सोनू सैनी हैं, पलवल में नवीन रोहिला हैं, रानिया से राजेश कुमार हैं, सफीदों से सुनीता सैनी हैं और कुंडली से कुमारी अंजलि को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो कुल 13 निकाय जहां पर आम आदमी पार्टी की भी तरफ से उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जेजेपी कल 4 जो उनके नगरीय परिषद हैं उनके लिए अपने नामों का ऐलान कर देगी। और इसके अलावा कांग्रेस ने चूंकि अपने सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है और इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल भी चुनावी मैदान में है। तो अब निकाय चुनाव भी बेहद दिलचस्प हुआ है और सबसे अहम बात यह है चूंकि सिंबल पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये भी अपने आप में बेहद अहम होगा और देखना ही होगा कि इस बार निकाय के अंदर यानी कि शहर की जो सरकार है उसके लिए जनता किसके ऊपर अपना भरोसा जताती है। लेकिन बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल अपने अपने सिंबल पर अपने कैंडिडेट्स को उतार रही हैं और कांग्रेस ने अपने सिंबल पर कैंडिडेट को नहीं उतारने की बात कही है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है निकाय का ये चुनाव और रोचक इसलिए भी हो गया क्योंकि पहले आपने देखा था कि लगातार बैठकें कांग्रेस में हो रही थी और चर्चा थी कि कांग्रेस सिंबल पर यह चुनाव लड़ेगी और इसलिए जेजेपी और बीजेपी ने अलग अलग इन चुनावों में जाने का फैसला किया था। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है तो ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी और जेजेपी एक साथ हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने की वजह से बीजेपी और जेजेपी एक साथ आ गए हैं? इनेलो और आम आदमी पार्टी गठबंधन को किस तरह से रोकेंगे या फिर वो कितनी सफलता इसमें प्राप्त कर पाएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बहुत अहम होता है शहर की सरकार भी और स्थानीय निकाय के अंदर भी प्रतिनिधित्व किसका रहेगा, जनता किसके ऊपर भरोसा कर रही है, किन की बातों को जनता गंभीरता से ले रही है और किन के दावों को जनता असल मायने में परख रही है, ये सब तय होगा शहर के यानी कि इस निकाय चुनावों में। और इसलिए पार्टियां अपने अपने स्तर पर इसको लेकर के प्रयास कर रही हैं। आम आदमी पार्टी निकाय चुनावों के अंदर आप देख रहे हैं कि दमखम के साथ जाने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि अब इसके आगे विधानसभा चुनाव में भी उसको अपना दम दिखाना है। लगातार अपने संगठन को वही खड़ा करने की कोशिश है। इंडियन नेशनल लोकदल लगातार इस कोशिश में है कि जो निकाय चुनाव है उसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का जो वर्चस्व है वो बने, तो इसलिए सिंबल पर इंडियन नेशनल लोकदल भी चुनाव में है। तो आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साथ आपको इस बार निकाय चुनावों में दिखेंगे और इसलिए कैंडिडेट्स के नाम का भी ऐलान शुरू हो चुका है। हमने आपको आम आदमी पार्टी की भी लिस्ट दिखाई, भारतीय जनता पार्टी ने भी 14 जो निकाय हैं वहाँ के लिए अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। जेजेपी अभी अपना जो नाम है कैंडिडेट्स का वो कल तक कर देगी। तो इसी के साथ जो कैंडिडेट्स के नाम का है वो ऐलान हो जाएगा और उसके बाद देखना यह है कि जनता आखिर किस तरीके से कैंडिडेट को इस बार चुनती है, पार्टियों को लेकर के जनता के मन में क्या है, ये सब इस बार निकाय के चुनाव के अंदर भी तय होगा। और आज की बड़ी बहस के सवाल हैं उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला ये है कि कांग्रेस के फैसले से क्या बीजेपी और जेजेपी एक बार फिर से साथ आ गए? सिंबल पर चुनाव न लड़ने से मजबूती कैसे मिलेगी? कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल यह है। इनेलो और आप क्या गठबंधन को टक्कर दे पाएंगे? ये सवाल भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और इनेलो दोनों अपने अपने सिंबल पर चुनाव इस बार निकाय का लड़ रहे हैं। तो यही महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि बार बार इस बात को लेकर के भी सवाल उठे थे। हालांकि बार बार ये भी कहा गया कि किसी भी तरह की कोई गठबंधन के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि दरार है, लेकिन हाँ, चूंकि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली थी इसलिए यह फैसला पार्टी के स्तर पर लिया गया था। लेकिन अब दोनों पार्टियां एक साथ आपको चुनाव लड़ती हुई दिख रही हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी, आपका भी स्वागत। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राय सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और जेडी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जेडी सिंह जी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव न लड़ने की जो बात कही, या जब उधर से ये हुआ कि वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके बाद एक बार फिर से आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक तो इस निकाय के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, कितना आश्वस्त आप लोग हैं, और कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव न लड़ना, क्या आप लोग एक साथ इस वजह से आ गए, इसको कैसे देखा जाए? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। बिल्कुल सही कहा आप आयुष, आपने। कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव को छोड़ के भागना उचित समझा, कांग्रेस ने जिस तरह से निकाय चुनाव में सरेंडर कर दिया, वो एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए जो योजनाएं होती हैं वो परिस्थितियों और काल के ऊपर निर्भर होती हैं। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए जब आप योजना बनाते हैं तो आप परिस्थितियों को देखते हुए योजना बनाते हैं। और जब देखा कि मुख्य विपक्षी दल प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को छोड़ के ही भाग गया,
उसने निकाय चुनाव में सरेंडर कर दिया तो परिस्थितियों में एक बदलाव आया और उस बदलाव को देखते हुए दोनों पार्टियों के नेतृत्व ने यह फैसला किया कि जो परिषद है 18 परिषद में से 14 पे भारतीय जनता पार्टी और 4 पे जेजेपी लड़े। और रही बात जो आपने सवाल किया कि आप इन चुनाव को किस तरह से देखते हैं, देखिए ये चुनाव तो पहले से ही स्पष्ट हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल भाग गया है और बाकी विरोधी दलों का हरियाणा में कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी का आपने देख लिया, इनके झूठ का ढोल जो है वो कुरुक्षेत्र रैली में फट गया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल का झूठ हरियाणा की जनता ने समझ लिया और इस वजह से कुरुक्षेत्र रैली इनकी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और इसके अलावा किसी राजनीतिक दल का हरियाणा में कुछ है नहीं है। तो ये जो निकाय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी 100% इन चुनाव में जीत हासिल करेगी, ये परिस्थितियां अभी से इशारा कर रही। अजय गुलिया जी, आपका भी रिएक्शन चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने तो कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था और उसके बाद फिर ये घोषणा हुई कि नहीं एक बार फिर से लड़ेंगे। इस चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, चुनाव महत्वपूर्ण होता है और निकाय का चुनाव देखिए सरकार की भी संज्ञान दी गई है। लोगों के जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग आते हैं, इसमें आपसी भाईचारे का चुनाव है और जो लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो सारा जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। दोनों पार्टियों ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उसका भी स्वागत किया। उसके बाद दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बैठ करके ये निर्णय लिया कि नहीं, दोनों पार्टियां को मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस तो चुनाव छोड़ के चला गया है, तो दोनों पार्टियों को साथ आ जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ सरकार की दोनों पार्टियां आमने सामने चुनाव में होती, तो इन सारी चीजों को परिस्थितियां बदल गई थी। इन सब को देखते हुए ये तय हुआ कि दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ गई है, हमारी पार्टी की तरफ से उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि गठबंधन का धर्म पूर्णतः निभाएंगे और जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जहां उनके हिस्से सीटें आई हैं उनके पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि ऐसे लोग चुन करके आए कि जो लोगों के साथ सीधे रूप से जुड़ करके उनके काम करें, हरियाणा की बेहतरी के लिए काम करें। राय सिंह जी, बार बार ये आरोप है कि भाई देखिए आप लोग तो निकाय चुनाव को ही छोड़ करके भाग गए और इसलिए अब चूंकि मुख्य विपक्षी दल तो है नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि भाई उसकी जीत तो अब सुनिश्चित है। ये चुनाव निकाय का आप लोग छोड़कर भाग गए, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर, राय सिंह जी। देखिए, भाजपा के और जेजेपी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उनकी कवायद के चलते इस प्रकार ये दोनों प्रवक्ता मित्र ऐसी बातें कर रहे हैं। अब रही बात, इनका आरोप है या ये समझ रहे हैं कांग्रेस चुनाव छोड़कर भाग गई है। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के साथी, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े तैयारी में हैं कि किस प्रकार से इस भ्रष्ट सरकार ने, जिन्होंने छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में रजिस्ट्रियों में घोटाले किए हुए हैं, अवैध कॉलोनियों के नाम पर लूट मार की है, करोड़ों रुपए बनाए हुए हैं और धंधा जो चला हुआ था वो बिल्कुल उसको पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार है। हाँ, मैं इस बात मानता हूं कि हमने जो ये मित्र आरोप लगा रहे हैं, इनको थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम चुनाव चिन्ह पर, कांग्रेस के जो हमारा चुनाव चिन्ह है उस पर चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा कि हम उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो रायशुमारी के बाद हम फैसला करेंगे कि कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तो आप देखिए कि लगातार 2-3 मीटिंगों के बाद विधायक दल की मीटिंग हुई, संगठन की मीटिंग हुई, तो बड़े नेताओं ने तय किया है, जो एक बिल्कुल विचार निकल कर आया कि हमारे पास बहुत नेता, हर नगर परिषद में, नगर पालिका में ऐसे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के नेता के रूप में लोगों की विचारधारा, जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो वो लोग चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। और आप देखिए कि इनकी जमानतें जब्त होंगी, भाजपा के लोग तो ये तो अच्छा हो जाता ना, स्वतंत्र रूप से लड़ने की जरूरत क्या भाई? कांग्रेस पार्टी अपना सिंबल क्यों नहीं दे रही भाई? सिंबल पर लड़ते तो सीधे फाइट में आ जाते। अभी भी स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, आपके बड़े नेता हैं अगर वो, तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ने में क्या दिक्कत है? जब नहीं लड़ेंगे, आप चुनाव चिन्ह नहीं देंगे तो कहेंगे कि आप भाग गए। उसका जवाब देता हूँ ना मैं, क्योंकि राय सिंह जी अगर वो कैंडिडेट हारेगा भी तब भी तो आप ये कह देंगे ना कि ये कांग्रेस का थोड़ी ना था भाई, हमारे चुनाव चिन्ह पे तो लड़ा नहीं है।
आप काल्पनिक बातों को या भाजपा की जो हार आपको दिखाई दे रही है उसका परिणाम आप पहले ऐसे कैसे तय कर देंगे? हम कहेंगे कि कांग्रेस के समर्थित लोगों ने भाजपा मैं तो की जीत जमानत हार जब्त मैं तो कराई है। जीत हार को लेकर के बोल रहा हूं ना। देखिए, एक जीतेगा एक हारेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे जितनी भी सीटें हैं सब पर कोई एक ही पार्टी जीत जाएगी। लेकिन जब हारेंगे तब तो आप ये कहने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे ना कि हमारे सिंबल पर थोड़ी ना लड़ा चुनाव। देखिए सरकार जो अगर है, जीत को लेकर के आश्वस्त है, मुझे बस इतना बताइए कि सिंबल पर चुनाव क्यों नहीं, सिंबल पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं राय सिंह जी? बस मेरा सवाल केवल इतना है, सिंबल पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? उसका जवाब दे रहा हूं मैं, आप सुनने के धैर्य रखें, शांति रहिए ना। देखिए कि कांग्रेस ने कभी नहीं इससे पहले अगर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा तो मुझे बताइए कि हम कहां पर भागे हैं। हमने इससे पहले कभी भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा। तो आप कैसे कह सकते हैं? हमने पहले भी अपने मजबूत नेताओं के दम पर, अपने मजबूत कार्यकर्ताओं के दम पर स्वतंत्र रूप से उनको अधिकार दिया है कि लोकल मुद्दे हैं, लोकल राजनीति है, लोकल समीकरण है, आप स्वतंत्र होकर चुनाव लड़िए। उसकी तैयारी में हम लगे हैं। ठीक है, चलिए। ये आप इस बात को ना आयुष कुछ कहना चाहता हूं। नहीं प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊंगा एक बार। ठीक है राय सिंह जी, ये बात सही, आप कह रहे हैं कि आपने कभी नहीं लड़ा, तो भाई इसका जवाब मैं अभी प्रवीण जी से लूंगा। लेकिन अमनदीप केसरी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। अमनदीप केसरी जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। अमनदीप जी, एक तरफ तो कांग्रेस है, उसका अपना पक्ष है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी पहले सिंबल पर नहीं लड़ा, इसलिए इस बार भी नहीं लड़ रहे हैं। ये मत आप समझिए कि हम लोग भाग गए हैं चुनाव से, अब की बार भी हम लोग हैं मैदान के अंदर। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो जा रहे हैं चुनाव के अंदर, क्या आपको लग रहा है कि इतना आसान होगा? गठबंधन को किस तरह से आप लोग चैलेंज कर पाएंगे? एक चीज निरंतर देखी होगी कि 2 बाई इलेक्शन हुए, इस गठबंधन सरकार के अभी 2.5 साल हुए हैं, और नगर निगम के चुनाव हुए, आपके सामने 3 बड़े नगर निगम को चुनाव हुए। तो गठबंधन सरकार ने मुंह की खाई है। उसका कारण स्पष्ट ये है कि गठबंधन सरकार, ये सरकार नहीं, ये लुटेरों का गिरोह है, जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं, और भ्रष्टाचार में लिप्त है। और खासकर इन नगर निकाय, नगर परिषदों की बात करूं तो मैं वहां पर भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। अब ये हालात हुआ था, अगर गठबंधन बड़े मजबूत स्थिति में होती दोनों पार्टियां, इनको पता है कि जनता जो जमीन पे है हमारे विरोध में है, तो अब जो ये घबराई हुई थी दोनों पार्टियां, पहले तो बड़ी पार्टी ने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, अपना फेस बचाने के लिए कि भाई हम जेजेपी के साथ नहीं लगेंगे, ताकि सारा भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो इन पे घेर देंगे। अब उन्होंने कहा कि भाई दोनों एक दूसरे की हम पतलून खींचेंगे। आखिर में यही फैसला हुआ। देखिए, ये घबराहट के सिंबल हैं सारे, ये कोई मजबूत स्थिति में जो पार्टी होती है वो उसके सिंबल नहीं है। और अगर इतनी मजबूत होती तो 2.5 साल से ये चुनावों को टाल रहे थे, कभी कोर्ट का बहाना, कभी कुछ, अभी अंत में चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। रही बात दूसरी, अब इस पूरी स्थिति का जो लंबो लबाब है, जो फायदा है, वो विपक्षी दलों को जाना निश्चित है। अब विपक्षी दलों में 2 मैं विपक्षी दल मानता हूं कि कांग्रेस को भी और इंडियन नेशनल लोकदल को। आज आप कांग्रेस की हालत क्या है वो आपने देख ली है। वो मजबूत था, लेकिन कारण ये है कि इन फाइटिंग और आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हाईकमान को भी ये फैसला लेना पड़ा कि सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। कारण ये है कि एक को सिंबल देंगे, दूसरा उसको जरूर हरवाएगा। जो वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस के अंदर है, उसके कारण से इन फाइटिंग जो कांग्रेस के अंदर है वो हाईकमान को भी पता है। उसके कारण से हाईकमान ने सिंबल वापस लिया है, और अब सिंबल तो नहीं है तो और ज्यादा इनफाइट। देखिए, गुटबाजी खुलकर आएगी। अब तो वो दूसरे को इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। लेकिन प्रवीण जी तो कह रहे थे, अमनदीप जी, आप लोगों का तो कोई भाई विपक्ष के तौर पर भी अस्तित्व नहीं है, तो फिर आप लोग क्या उनको चैलेंज करेंगे निकाय के चुनावों के अंदर? उस पर भी आऊंगा आयुष जी, उस पर भी आऊंगा बात पे। ये तो रही कांग्रेस की बात। अब रही प्रवीण जी की बात, जो प्रवीण जी कह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पे 2019 का अगर केवल विधानसभा के चुनाव का प्रदर्शन को आप इंडियन नेशनल लोकदल का ओवरऑल प्रदर्शन मानते हैं, तो मैं समझूंगा वो सही नहीं है। वो सबसे हमारा खराब प्रदर्शन था, और वो किन कारणों से था वो सबको जग जाहिर है, वो उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर हम मैं खराब प्रदर्शन पे भी आऊं तो प्रवीण अत्रे जी मेरे मित्र हैं। जिन नगर निकाय या नगर परिषदों में चुनाव हो रहा है ना, वो कोई बड़े शहरों के परिषद नहीं है। तकरीबन सारी नगर निकाय, नगर परिषदों में इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत मजबूती से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। और मैं 2019 के प्रदर्शन की बात करूं, जिसको मैं सबसे खराब मानता हूं, उसके अंदर भी ऐसी सीटें रही हैं, चाहे लाडवा की बात करूं, चाहे बहादुरगढ़ की बात करूं, एलनाबाद डबवाड़ी की बात करूं, जहां पर इंडियन नरवाना की बात करूं, मैं टोहाना की बात करूं, नूह की बात करूं, जहां पे इंडियन नेशनल लोकदल
इवन पिंजौर कालका की बात करूं, जी जी इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत अच्छे मत हासिल किए हैं, सबसे खराब प्रदर्शन में भी। और आज वो दौर नहीं है केवल मात्र एक पार्टी जो अपने प्रत्याशी उतार रही है जुलूस के साथ। अगर आपने अभी नामांकन देखे होंगे किसी ने भरा है या नहीं भरा, केवल हमारी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी भरते हैं तो एक बड़ी जनसभा के साथ जुलूस के साथ अपने नामांकन भरे जा रहे हैं। आप चाहे चलिए अमनदीप जी, आप कुल मिला के कह रहे हैं कि आप लोगों को कम आंका जा रहा है, जबकि कम से कम निकायों के अंदर तो आप लोग ये कह रहे हैं कि आपका है। ठीक है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता में उनका भी एक रिएक्शन। तो जेडी सिंह जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सब लोग, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी हैं वो भी और इसके अलावा जो विपक्ष में भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई देखिए आपका तो कहाँ पर हरियाणा के अंदर कोई वजूद ही नहीं है अभी फिलहाल, कैसे आप चैलेंज करेंगे? आप तो कैंडिडेट के नाम का भी ऐलान कर चुके हैं। देखिए जी, वजूद की तो बात यहीं से पता लगती है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी सारे हरियाणा में एक ऐसी पार्टी है जो अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। ना वो किसी गठबंधन पे लड़ रहे हैं और ना वो ये सोच के लड़ रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं, जो जीतेगा वो सिकंदर वाली बात नहीं कर रहे। तो दम तो आप यहीं से लगा लो कि आम आदमी पार्टी कितना दम तो इस समय ना इनेलो में है, ना रूलिंग भाजपा में है, ना जसपा में है और ना कांग्रेस में है। और ये सारा जो इस चुनाव का मामला है, इसमें 99.9% जनता इस समय 1% 0.1 मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि 0.1 सभी का है। और इनके अंदर इतना इस समय मादा नहीं है कि ये जनता के अंदर उतर सके। पंचायती राज चुनाव लगा लो आप, जो अभी हरियाणा के कितने समय से पेंडिंग है, अगर इनमें दम होता ये करवाते, इनमें दम नहीं है। अब भी इनकी मजबूरी ये हो रही है कि आज की तारीख में इनको ये है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी समेट लेंगे तो वो ये अपना प्लस पॉइंट मानेंगे। अदरवाइज आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरा स्वीप दे रही है। आप इस बार आज की तारीख पे, आज के समय पे आप इसको नोट कर लो। ठीक है, प्रवीण जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह आयुष कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देखिए कितनी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि साहब पूरा स्वीप दे रही है आम आदमी पार्टी। मतलब जो पार्टी एक प्रदेश स्तर की रैली करती है कुरुक्षेत्र में, पूरा लाल लश्कर ताम झाम पैसा, एडवर्टीजमेंट, गाड़ी घोड़ा और जो शराब सब कुछ बांटने के बाद उनसे 5000 आदमी नहीं जुटते, 5000 आदमी नहीं जुटते, तो वो कह रहे हैं कि जी ये तो सुपड़ा साफ करेंगे। पता लग जाएगा चुनाव में, आ जाए आप आओ चुनाव में समझ में आ जाएगा। जेडी सिंह जी ने कहा है कि भाई आज की डेट भी नोट कर लीजिए, तो मैंने नोट भी कर लिया है क्योंकि हम लोग इसके बाद चुनाव के बाद भी मिलेंगे। इन्होंने कहा डेट नोट करके आप रखिए। हाँ, देखिए अब दूसरी बात, देखिए आईएनएलडी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमारे 2019 विधानसभा के नतीजों के ऊपर हमारा आकलन मत करो, वो तो केवल एक ही बार खराब नतीजे आए थे। अरे साहब, केवल 2019 विधानसभा की बात नहीं करते, हम आकलन करते हैं लोकसभा चुनाव से भी। चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जिस राजनीतिक दल की स्थिति ये हो जाए कि उसको ओवरऑल पूरे हरियाणा में 3% वोट ना मिले और वो राजनीतिक दल, उसका प्रवक्ता चैनल पे बैठ के उस सरकार को लुटेरों का गिरोह बता रहा है जिसको प्रदेश की जनता ने 54% मत दिए। देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती आयुष कि 3% वोट जिनको नहीं मिले, वो 54% वोट पाने वालों के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है चैनल पे बैठ के। ये भारतीय लोकतंत्र की कितनी बड़ी खूबसूरती है। अब बात यह है कांग्रेस के प्रवक्ता की बात। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। मैं वो जादू देखना चाहता हूं कि जब कोई राजनीतिक दल अपने चिन्ह पे चुनाव ना लड़े और वो ये भी कहे कि साहब देखिए हम चुनाव में कमाल करेंगे। यार ये जादू तो जनता देखना चाहेगी। भाई जब आपका चिन्ह नहीं होगा तो आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जब आपके कैंडिडेट नहीं है, उनके पास चिन्ह नहीं है, तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? दूसरी बात, अरे बीच में कैसे पता चलेगा ना राय सिंह जी? देखिए टेक्निकली वो बात तो सही है राय सिंह जी, टेक्निकली बात तो प्रवीण जी की सही है। मुझे ये बताइए, जिसका चुनाव चिन्ह नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो कांग्रेस का है? कैसे पता चलेगा? ये वो तो जानना जरूरी है, वो जादू तो समझना जरूरी है इसका। अब दूसरी बात देखिए आयुष, और अगर ऐसा ही है तो फिर सिंबल की जरूरत क्या है पार्टियों को? फिर तो इन्होंने एक बात और कही, ये कहते हैं कि जी साहब हमने रायशुमारी। ठीक है राय सिंह जी, एक सेकंड पहले प्रवीण जी की बात कंप्लीट हो जाए, मैं आता हूं आपको। एक मिनट। देखिए इन्होंने ये कहा कि हमने रायशुमारी करके ये निर्णय लिया कि हम चिन्ह पर नहीं जाएंगे, जबकि इनकी बैठक में श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, इनके विधायक ये कहते रहे कि साहब चिन्ह पे चुनाव लड़े। इनका हाईकमान चाहता था कि चिन्ह पे चुनाव लड़े, लेकिन हुड्डा गुट को ये बेहतर पता था कि अगर आपने चिन्ह पे चुनाव लड़ा आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा।
जो भ्रम आपने पैदा कर रखा है वो भ्रम टूट जाएगा। इस वजह से जो स्थानीय नेतृत्व है उसने ये कहा कि हम चिन्ह पे नहीं लड़ेंगे। भाई अगर आप इतने मजबूत है तो चिन्ह पे आ जाते, सच्चाई पता लग जाती। लेकिन आपको पता था कि ये भ्रम ना टूट जाए, आपके ढोल की पोल ना खुल जाए, इसलिए आपने अब देखिए एक और बड़ी मजेदार चीज, यहाँ निकाय चुनाव हो रहे हैं और इनके विधायक कहाँ घूम रहे हैं? रायपुर। क्या कोई राजनीतिक दल ऐसा कर सकता है? जब निकाय चुनाव प्रदेश में हो रहे हैं तो वो चुनाव की तैयारी करेंगे ना, और चुनाव की तैयारी में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? विधायकों की। और वो इन्होंने कहा भेज रखे रायपुर, और यहाँ दावे कर रहे हैं कि साहब देखिए हम कमाल कर देंगे, हम जीत जाएंगे और चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे नहीं। तो देखिए प्रवीण जी, एक बहुत गंभीर आरोप लगा था यहीं पर। देखिए इनेलो ने शायद ये आरोप लगाया था, वो कह रहे थे कि आप लोग एक दूसरे का जो भ्रष्टाचार है वो उससे पिंड छुड़ाने के लिए पहले आपने कहा कि आप अलग अलग लड़ेंगे और अब एक साथ आ गए, आपको लग रहा है कि अब तो है ही नहीं भाई सामने, चलिए कोई नहीं, साथ आ जाते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है आप लोग की सरकार। देखिए हाँ, देखिए मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, मैंने तो ये तो बता दिया कि हम साथ साथ क्यों आए हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदली है कांग्रेस से चुनाव छोड़ के भाग जाने की वजह से। हम नहीं चाहते थे कि प्रदेश के अंदर हम आपस में चुनाव लड़ते नजर आए, क्योंकि बहुत सी जगह तो ऐसी थी कि हमारे अलावा कोई था ही नहीं। जो एनएलडी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं, पहले उनसे ये तो पूछिए कि जितने निकाय में चुनाव हो रहा है उतने में आपके पास उम्मीदवार हैं। वो ये कह रहे थे कि साहब देखिए हम कालका में बड़े मजबूत हैं। साहब विधानसभा चुनाव में आपको 2700 वोट मिले थे पूरे कालका में, और आप कह रहे हैं विधान हम बहुत मजबूत है। और दूसरी बात, आप बार बार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाते हैं। आपको मैं पहले भी चैनल पर कह चुका हूं, सरकार ने जब भी कोई आरोप किसी विपक्ष ने लगाया उसकी जांच करवाई, विधानसभा में उस पर चर्चा हुई, उसके बावजूद अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपके साथ पास कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। क्या कोई भी विपक्ष का एक विधायक या कोई राजनीतिक दल कोर्ट में गया कि साहब देखिए ये भ्रष्टाचार हो रहा है और हम आवाज भी उठा रहे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है? क्यों नहीं चले जाते आप कोर्ट के अंदर? केवल सार्वजनिक मंच पे आके चिल्लाते हैं। विधानसभा में खड़े होकर बात कर लीजिए, सबूत लेके जाइए विधानसभा में, तथ्य रखिए वहां पे कि देखिए ये तथ्य है साहब, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हम कोई सुन नहीं रहा। लेकिन आप टीवी चैनल पे आके बोलेंगे, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे, लेकिन तथ्य नहीं देंगे। ये इस तरह की जो सोच है ना वो इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि जब किसी राजनीतिक दल को जनता ठुकरा देती है, जब जनता ये बात उनको एहसास करा देती है कि आपकी नीतियां हमें पसंद नहीं है, आपकी सोच हमें पसंद नहीं है, तो उनके पास अपने आप को राजनीतिक रूप से जिंदा रहने का माध्यम रहता है। देखिए यही आरोप आपके ऊपर भी था कि भ्रष्टाचार का जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए। और शुरुआत में तो ये भी हुआ था कि भाई गठबंधन धर्म को लेकर के सवाल तो जेजेपी की तरफ से भी उठ गए थे। देखिए मैं एक चीज स्पष्ट करूं कि जब भी कोई बात आई है सरकार ने स्वयं से आगे आकर के जांच करा, और ये बार बार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कह रहे हैं। मैं इनको बता दूं, भ्रष्टाचार वो होता है कि लोगों की जमीनें गवर्नमेंट एक्वायर कर दे और उस पे हुडा या एचएसवीपी के सेक्टर ना काट करके प्राइवेट बिल्डरों को बेच दे, ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को लुटवा करके उन आम कंपनियों को लुटवाए और उन कंपनियों को लूट का खसोट का खुला लाइसेंस दे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, 10 साल का अपना बार बार का शासनकाल गिनाते हैं। इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक भी कोई सेक्टर हुड्डा का आया इनकी सरकार में, इनके कार्यकाल के दौरान? और कितनी जमीनें, कितनी हजारों एकड़ जमीनें प्राइवेट बिल्डरों ने डेवलप करने का काम किया था, ऊंची इमारतें बनाने का काम किया था। क्या सरकार ने कोई सेक्टर जारी किया? क्या कोई सेक्टर आया? देखिए, और इससे बड़ी बात है, रातों रात इनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय दामाद को जिस प्रकार से नियम कायदे कानूनों को दरकिनार करके जमीनें दी गई। अरे आप अपने दामाद की बात करो, चोरों के लुटेरों की बात करो कि किस प्रकार हरियाणा को लूटने का प्रयास किया आप लोगों ने। आप जैसे लोगों को तो डिबेट में ही होना चाहिए। जब आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, मैंने तो बीच में नहीं टोकने का काम किया था। आप मेरी बात सुने फिर उसका जवाब देने का काम। नहीं, हम यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। राय सिंह जी, भाषा की थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल रखें सब लोग। राय सिंह जी, देखिए किसी बात से आपत्ति है, आराम से उसका जवाब दीजिए ना, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा में रहकर। राय सिंह जी, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखिए आप अगर इस तरीके से कहेंगे तो सामने वाला भी आपको इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी चर्चा में इस तरह से कोई भी किसी भी तरह के कोई शब्द इस्तेमाल करे जो किसी को आहत करे। थोड़ा मर्यादा में, आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी, धैर्य से सुनना सीखिए। अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसका तार्किक जवाब दीजिएगा, लेकिन आप बकवास कर रहे हैं, इस तरीके की बातों को कहना अच्छा नहीं है। आपसे उम्मीद नहीं है मुझे राय सिंह जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य रखें।
राय सिंह जी धैर्य रखें और सुनना सीखें, सुने। अरे राय सिंह जी, राय सिंह जी अपने समय में क्या बोलेंगे, अपने समय में क्या बोलेंगे राय सिंह जी? राय सिंह जी अपने समय में क्या बोलेंगे? जब मैं आपको समय दूंगा तो फिर इन्हीं बातों को दोहराएंगे। सुन ले भाई, दूसरे को सुने, पहले आपको समय दूंगा, आराम से बात रखिएगा। पहले गुलिया जी की बात को सुनिए, गुलिया जी की बात को सुनिए, गुलिया जी की बात को सुनिए, लेकिन थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें राय सिंह जी। राय सिंह जी थोड़ा शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। गुलिया जी ने ऐसा कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही उन्होंने। सुनिए ठीक है, सुनिए पहले भाई, सुन लीजिए, सुनिए। कि मैं इनको एक चीज कहता हूँ और चुनौती देता हूँ, ये बताएं कि क्या इनके कार्यकाल में कोई हुड्डा का सेक्टर है? क्योंकि ये तो वर्षों से चला रहा है कि गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करके हुड्डा के सेक्टर काटती है, जिसमें हरियाणा प्रदेश के दूसरे हरियाणा प्रदेश के आम शहरी अपने प्लॉट लेते हैं, और जिनकी इच्छा है शहरों में जाने की होती है, वहाँ पे जायज रेटों में वो प्लॉट होते हैं, गवर्नमेंट उनको देती है, उनके ड्रॉ निकालती है, लोग उसमें भरते हैं, वो उनको मिलते हैं और लोग इस प्रक्रिया से लाभ लेते हैं। तो मेरे कहने की बात नहीं है, प्रत्येक हरियाणवी इस बात को समझता है। क्या इनके 10 साल के कार्यकाल में 2 प्लान में कोई एक भी आया तो बता दो, रिकॉर्ड की बात है। ठीक है चलिए, लेकिन राय सिंह जी भाई देखिए, सिंबल को लेकर के जो सवाल उठे थे वो तो है भाई। देखिए अगर आप सिंबल देंगे नहीं और फिर आप ये भी कहेंगे कि हम इनको सबक सिखा देंगे, तो वो सबक कैसे सिखाएंगे आप? अगर बीजेपी या जेजेपी अपने सिंबल पर कैंडिडेट को ना उतारे और कहे कि हम कांग्रेस को सबक सिखा देंगे, तब आपका जवाब क्या होगा? कैसे सबक सिखाएंगे भाई? उसके लिए दिखाना पड़ेगा ना कि मेरा कैंडिडेट है। उसका जवाब देने देंगे मेरे मित्र, आप थोड़ा धैर्य रखें ना। पहली बात तो ये है कि जो ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, अरे हरियाणा के अंदर जिस पार्टी का नायक, जिस पार्टी का संरक्षक, जिस प्रकार पार्टी का अध्यक्ष जेल में भ्रष्टाचार के रूप में रह चुका हो, जेल की सजा काट चुका हो, हेरा फेरी की सजा काट चुका हो, वो व्यक्ति समाज के अंदर यहाँ पर बैठकर उसके विरुद्ध जो आरोप लगाते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, जो कोरोना के अंदर जो रजिस्ट्री घोटाले हुए हैं 35 से लगभग शहरों के अंदर, जो हजारों रजिस्ट्री हुई, सैकड़ों करोड़ जिसमें पकड़े गए, जिसकी जांच सामने आई, अरे सरकार ने उस जांच को मानने के लिए प्रयास किया है, समर्थन किया है, तो क्या कहीं ना कहीं कौन पकड़ा जाएगा? वो चोर पकड़े जाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रियों की चोरी की है। एक बात। दूसरी बात, आपका बार बार एक सवाल, एक प्रश्न है कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी। मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस अपनी विचारधारा के आधार पर जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे नेता स्थानीय हैं, वो मिलकर तय करेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। याद रखना, जब चुनाव के परिणाम आएंगे आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार भाजपा और जजपा की जमानतें जब्त हुई हैं, उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया है और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीते हैं। ये तय है। ये समर्थित उम्मीदवार क्या होता है? अपने उतार लो, चुनाव चिन्ह दो, पता लग जाएगा ये क्या होता है समर्थित उम्मीदवार। शेर बढ़कर गई थी, मतलब बचने का रास्ता खोज रहे हो, जब देखा जमीन बचने का रास्ता खोज रहे हो क्या भाई? लेकिन राय सिंह जी समर्थित उम्मीदवार सच में यही लग रहा है कि फेस सेविंग है एक तरीके की। महंगाई में गरीबी में, उनसे पूछिए, अगर इनको इतना विश्वास है तो अपने चिन्ह पे लड़ लो। अगर आपको इतना विश्वास है, जिस तरह से आप यहाँ डिबेट के अंदर भाषण, लेकिन प्रवीण जी उसमें तो उनका जवाब ये है ना कि भाई इससे पहले भी तो कभी वो कह रहे हैं कि हमने लड़ा नहीं, जब सिंबल पर लड़ा नहीं, तो इस बार भी नया करने की जरूरत क्या है? पहले भी जैसे होता रहा, इस बार भी हम वैसे ही कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ। देखो आयुष ऐसा है, आप सुनिए आयुष, इनको चुप कराइए, मैं जवाब दे देता हूँ इसका। इन्होंने कब क्या किया, सुनिए सुनिए सुनिए, अब इनको चुप करा लीजिए, इनको चुप करा लीजिए। नहीं ठीक है भाई राय सिंह जी, देखिए बात आपकी सही है, पार्टी है, अगर आप पार्टी के तौर पे प्रवक्ता के तौर पे पद रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन समर्थित होना और चिन्ह पर लड़ना दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है ना। तब आप ये बात कहते तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है कि चलिए कांग्रेस अपने चिन्ह पर है, लड़ रही है, कम से कम कांग्रेस कह रही है कि आप हरा देंगे, आपका समर्थित उम्मीदवार है और उसके बाद भी आप उसको सिंबल नहीं दे रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया के बाद आपको बताया जाएगा कि कहां पर कांग्रेस के समर्थित नेता कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। वो और अच्छा होता अगर राय सिंह आप ये बताते कि भाई ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये कांग्रेस के सिंबल पर हैं। समर्थित से तो अच्छा लगता कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल है। हमने माना कि हमने पहले कभी नहीं लड़ा,
हमने पहले कभी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, चलिए एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये इस बात का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आप नया नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रवीण अत्रे जी, भाई वो कभी नहीं लड़े तो अब आप उनको क्या नया करने की जरूरत है? प्रवीण जी, देखिए आयुष, ऐसा है, मैं बता देता हूँ। नहीं कांग्रेस से बार बार ये बात कहती है, इनको एक बार चुप करा दीजिए, इनको आयुष एक बार चुप करा दीजिए। अरे एक बार रुकिए, अरे भाई अरे राय सिंह जी, आपने सारी बातों का जवाब तो दे दिया, अभी और क्या? ठीक है, एक सेकंड प्रवीण जी, पहले बात कंप्लीट हो जाए। ठीक है, राय सिंह जी कंप्लीट करें, अपनी बात कंप्लीट करें। यहाँ पर सबकी आवाज सुननी पड़ेगी। अरे 15 मिनट से बोल रहे हो भाई। ठीक है, अरे राय सिंह जी, ठीक है, बात रखिए, देखिए सुननी पड़ेगी, बात सुननी पड़ेगी, सब समय खराब करने से कुछ नहीं, बात रख ले, बात रख ले, ठीक है, बात रख ले। सरकार के लोगों को जब ये विपक्ष में थे तब भी हराया है, और जब हम सत्ता में थे इस बार भी आप हराएंगे। ठीक है, चलिए हराएंगे, लेकिन समर्थित उम्मीदवारों से। प्रवीण अत्रे जी, देखिए ऐसा आयुष, जब आप ये देखिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता है कितनी हास्यास्पद बात कह रहे हैं। उस राजनीतिक दल का प्रवक्ता ये बात कहता है कि साहब जब हम विपक्ष में थे हमने तब भी हराया है, हम अब भी हराएंगे, और ये वो राजनीतिक दल है लोकसभा से लेके विधानसभा हर जगह हार का मुंह देखा। 2014 से लेके आज तक 45 चुनाव हो चुके, हर जगह आपने हार का मुंह देखा। दूसरे प्रदेशों में आपकी जमानतें जब्त हुई है, नेता तो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। हर रोज एक नेता किसी न किसी प्रदेश में पार्टी छोड़ के भाग रहा है। लेकिन बिशर्मी देखिए इन लोगों की, मैं हैरान इन लोगों की बिशर्मी, भाई इतना बिशर्मी हुआ करते। आप देखिए आपके, अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? इनको चुप कराइए। इनका देखिए हर रोज एक नेता, इनका हर रोज, भरत सिंह सोलंकी गुजरात के पूर्व अध्यक्ष आज ही कांग्रेस छोड़ गए। हर रोज एक नेता पार्टी छोड़ रहा है, और हालात ये है कि जनता ने लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा भी छीन लिया। हालात ये है कि हर चुनाव हार रहे हैं, खत्म होने की कगार पर है। लेकिन फिर भी प्रवीण जी देखिए कह तो रहे ना कि भाई उनका समर्थित उम्मीदवार भी आप लोग को टक्कर देगा, आप लोग कांग्रेस को माइनस मत मान के चलिए। अमनदीप केसरी, ठीक है सर, ठीक है, अरे ठीक है राय सिंह जी, ठीक है, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। अमनदीप केसरी जी, ठीक है, अरे राय सिंह जी, अरे भाई चुनाव में जाकर के कहिएगा ना, अभी आपके तो निकाय चुनाव के जब आप समर्थित उम्मीदवार होंगे वहां पर जाकर के कहिएगा ये सब। अमनदीप जी, एक मिनट आयुष बात पूरी कर दीजिए। अरे राय सिंह जी और लोग नहीं है भाई, उनको सुनिए तो सही, ये डिबेट है, ये डिबेट है, यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना कि आप एकदम भाषण की तरह बोल रहे हैं। देखिए आयुष ये बार बार कहते हैं कि साहब हमने पहले कभी चिंप पे नहीं लड़ा, पहले कभी चिंप पे नहीं लड़ा। सबसे पहले अप्रैल 2022 के अंदर कुमारी शैलजा अभी अध्यक्ष थी, उनके बयान देख ली, वो लगातार कहती थी साहब हम चिंप पे लड़ेंगे, बार बार कहा। और इससे पहले सुनिए, अरे भाई अपना बयान उठा के देख रहे हैं, झूठे भाई, झूठ के पिटारे सुन लो, आप उनके बयान उठा लो, आप उनका 20 अप्रैल का बयान उठा लो, आपको पढ़ लो 20 अप्रैल का बयान। अरे झूठे भाई, चलिए ठीक है, अगली बार वो स्टेटमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, एक सेकंड, अब अमनदीप जी बहुत देर से, देखिए अमनदीप जी को मुझे समय देना पड़ेगा। अमनदीप जी लड़ेंगे, लेकिन होता क्या है कि हार के डर से ठीक है, अमनदीप जी, ठीक है, अमनदीप जी, ठीक है, अरे राय सिंह जी अब सुन लीजिए भाई, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, सुनिए भाई, और लोग सुनिए, और लोग। अमनदीप जी, राय सिंह जी, ठीक है, हो गया। प्रवीण अत्रे जी शांत हो जाए, आप दोनों लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रह जाएंगे। अमनदीप जी, नगर परिषद चुनाव पे थी, लेकिन जो पार्टियां जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो ग्राउंड पे नहीं है वो सभी मुद्दों से भटकाएंगी। अभी भाजपा प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई सबूत लाइए और वो कोर्ट में जाइए, इनको शायद कानूनी प्रक्रियाओं का कम पता है। और विपक्ष का आरोप नहीं है, आपके भाजपा के सांसद रोहतक से वो अरे एक बात अमनदीप जी आपको बता दूं, जिस एजेएल मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे है ना, वो मामला कोर्ट में लेके गया था ऐसे व्यक्ति। 2012 में कांग्रेस जांच नहीं करवा रही थी, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने संज्ञान लिया उस पे। तो इस अपना ज्ञान बढ़ाइए, मेरे ज्ञान प्रवीण जी, लेकिन अब अमनदीप जी की बात एक बार कंप्लीट, हाँ अमनदीप जी की बात तो आने दीजिए। अमनदीप जी, मेरे ज्ञान पे सवाल मत खड़े कीजिए, ठीक है, अमनदीप जी, आपके पास है कुछ नहीं। प्रवीण जी सुनिए, देखो सुन लीजिए। अरे बता रहा हूँ मेरे भाई, सुनो मेरी बात, आपके भाजपा के सांसद उनको जाकर पकड़िए, उनको जाकर लीगल नोटिस दीजिए, जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया है
और खुद ही मुख्यमंत्री और मनीष ग्रोवर सबूत मिटाने में सबसे आगे है। मिटाने का मतलब पता क्या है? जब आपने एक लागत से ज्यादा का, जैसे अंबाला छावनी के अंदर स्टेडियम बन रहा था 65 करोड़ का, 110 पे पहुंच गया है, अब क्यों काम बंद है? ठीक है, लेकिन अमनदीप जी ठीक है, देखिए हालांकि चर्चा तो हम लोग निकाय चुनाव की, लेकिन आपने जो कि भ्रष्टाचार का आरोप उठाया, आपको लगता है कि सरकार कोई जांच सही नहीं कर रही, तो आप लोग इंडिविजुअली जा सकते हैं, पार्टी होने के नाते जाइए कि भाई कोर्ट चले जाइए कि लोग नहीं कर रहे हैं, जांच नहीं हो रही है। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना आयुष जी, उसका जवाब सुनिए। इंडिविजुअली कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट सबूतों से चलती है। मेरे आपके कहने सबूत आपके पास है नहीं है। अरे सुन ले मेरे भाई, सुन ले। जब आपके खुद सांसद कह रहा है कि सरकारी अफसर लिख देते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जब एक तो उन्हीं सांसद को ले जाइए ना साथ में, वो गवाही देंगे, वो बताएंगे, वो तो वैसे ही हो गए। सरकारी अफसर जब भाजपा का सांसद कहता है कि 10 रुपए की चीज 50 रुपए में आई और सरकारी अफसरों, लेकिन अमनदीप जी, जो आदमी जो सांसद खुलेआम मंच से ये आरोप लगा सकता है, वो इन लोगों के साथ जाकर के गवाही भी दे देगा। लेकिन आप जाइए तो सही कोर्ट, तो आप जा नहीं रहे। अरे क्यों नहीं जा रहे भाई? किसने कह दिया कोर्ट में कोई मामला नहीं है भ्रष्टाचार का? आप क्या मान करें आयुष जी, आपको ज्ञान होगा, अम्बाला नगर निगम की मेयर है माननीय शक्ति रानी शर्मा जी, वो हर रोज मुद्दे उठा रही है। कूड़ा खा गए अम्बाला नगर निगम का और कोर्ट में नहीं गई है, वो कैसी बात कर रहे हैं? चलिए बताइए कौन सा मामला कोर्ट में है, बताइए। अरे ये तो बता दो भाई। नहीं, आपने जो घोटाले के आरोप जो और जगह आपने लगाए ना, उसको लेकर के उनका कहा कि जो भी घोटाले में जांच तो हुई ना, सरकार ने करवाई, और आपको आपत्ति है तो आप लोग को जाना चाहिए, पार्टी होने के नाते आपको जाना चाहिए। अरे भाई, हमारी पार्टी होने के नाते हम बार बार मुद्दे को उठा रहे हैं। कोर्ट में भ्रष्टाचार जब सरकार कह रही है कि हमने, झूठ मुद्दा नहीं होता अमन भाई, झूठ मुद्दा नहीं होता। अगर आपके पास कोई सबूत है और आप सरकार की कार्रवाई से, चलिए ठीक है, निकाय चुनाव पे आ जाता है। अमनदीप जी एक सवाल और उठा था। देखिए प्रवीण जी ने कहा कि आप ये बता दीजिए कि आपके पास सारे निकाय और परिषद के लिए आपके पास कैंडिडेट भी हैं कि नहीं है? उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ, जौन सी पार्टियां आज तक तो अपने कैंडिडेट नहीं उतार चुकी, हमने तो अपने 75% से ज्यादा कैंडिडेटों का नॉमिनेशन करा दिया। मैसेज को यह भी नहीं पता होगा कि नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है इनका। अच्छा, हमें तो पता नहीं है। चलो बताइए कहाँ का 75% हुए नॉमिनेशन, नाम बता दीजिए। एकमात्र पार्टी है ग्राउंड पे, आयुष जी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बताइए इनको, इनकी पार्टी ने कब बुलाई कार्यकर्ताओं की बैठक? 1 तारीख को जींद में हमने प्रदेश कार्यकारिणी बैठक बुला करके दिशा निर्देश और प्रभारी की सूची जारी करके, हमने 27 तारीख को हिसार में कर ली थी प्रदेश कार्यकारिणी, आपने तो 1 तारीख को की है, हम तो 27 को कर चुके हैं। 27 तारीख अगर इनका एक भी प्रत्याशी नहीं, हमसे कह रहे हैं, हमने तो अभी तक नामांकन भी भर दिए। और ये बताएं कि बहादुरगढ़ में कितने वोट निकले थे इनको, डबवाड़ी में कितने निकले थे, नरवाड़ा में कितने निकले थे, ये हमसे पूछ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में आप ये बताइए, आपने जो 75% नामांकन कर दिया, उनके नाम बता दो जगह के भाई, खत्म हो जाएगा। बताओ नाम 75% जगह के, कौन कौन सी 75% में आपने नामांकन करिए, बता दो। अरे भाई, झूठ बोलने से राजनीति नहीं हुआ करती अमन जी भाई, झूठ बोल के केवल आप समय खराब कर रहे हो। चलिए आप देखिए, इतने नाम गिनाना शुरू कर देंगे तो मेरे पास जो कि समय कमी है, मेरे पास जेडी सिंह जी देखिए, एक आरोप लगा जेडी सिंह जी आम आदमी पार्टी के ऊपर कि देखिए आप लोगों ने जो रैली करी उसमें भी तो आपको बाहर से सारा इंतजाम करना पड़ा, लोग तो आपके पास मिल नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इन सारे पार्टियों को यहाँ पे टक्कर दे देंगे, आपको तो इनेलो से, कांग्रेस से भी यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर लड़ना पड़ेगा, कैसे करेंगे ये? देखिए जी, ऐसा है, आरोप लगाना कांग्रेस का, भाजपा का और इनेलो का इनका पुराना कल्चर है। और ये अभी आप डिबेट देख रहे हो ना, जैसे ये लड़ रहे हैं, आम आदमी बैठा, हरियाणा का आम आदमी बैठा इनके मुंह की तरफ ऐसे ही देख रहा है। ये कितना चिल्लाते हैं पर ये करते कुछ नहीं है। अभी इन्होंने कहा, जो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे श्रीमान जी मेरे जो बैठे हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। तो मैं इनको याद करवा दूं, मैं इस भ्रष्ट पार्टी का हिस्सा था पहले कांग्रेस का, और इस पार्टी ने मेरे सामने डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी चौधर चलाने के चक्कर में किसी को सिंबल नहीं मिलने दिया। और आज भी जिस कांग्रेस की ये बात कर रहे हैं वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आज कांग्रेस का अस्तित्व जीरो है, जीरो, केवल और केवल एकमात्र। अरे आपके कहने से जीरो थोड़ी है मेरे भाई, आप खुद जीरो हो। इस अशोक तंवर की बात आप कर रहे हो, उस अशोक तंवर को 40 साल के उम्र
में कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, उसको लोकसभा चुनाव बनाया है। अरे जीरो तो अशोक तंवर है जो यहाँ से भागकर अपनी टोपी पहनकर राजस्थान जाते हैं। कौन सी बात कर रहे हो अशोक तंवर की, किसकी बात कर रहे हो? आप कांग्रेस के वर्तमान जो हमारे पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी हैं, ये वर्तमान के अध्यक्ष उदयवान जी हैं, ये किसी बड़े नेता ने कहा हो कि हम चुनाव चिन्ह लड़ेंगे? मुझे बताइए आप अशोक तंवर के इतिहास को लेकर बैठ गए। अशोक तंवर ने तो कांग्रेस में रहते हुए छोटी उम्र में बड़े पद पाए और जब मौका मिला भागे, नाश कर दिया। सारे कांग्रेस के नेता अब आम आदमी की बात कर रहे हैं, अब आम आदमी की राजनीति करेंगे। अरे इतना खास आदमी होते हुए आम आदमी की बात करेंगे। तो चमचा पार्टी कह सकते हो अपने आप को, और ये इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं पार्टी का, कोई मामला नहीं पार्टी का। आपकी करोड़ों रुपए कमा कर अरे राय सिंह जी, ऐसे ही पंजाब में भी आप लोग कहते थे कौन सी आम आदमी पार्टी और पंजाब में क्या हुआ है? ऐसे ही आप पंजाब में भी कहते थे कौन सी आम आदमी पार्टी, तो इसलिए पार्टी के तौर पर आप कम से कम ऐसे तो ना कहें उनको। आप करके दिखाओ, बताओ मेरे को। राजनीतिक शहीद हो गया था, आप जैसे उनके सलाहकार रहे हैं जिन्होंने सलाह दी इनको इस प्रकार की। अरे सलाह नहीं दी, हमने तो करके दिखाया। हमने 5 घंटे में संगठन उठाया आप लोगों ने, बात करते हो प्रकार के संगठन को देखा आप लोगों ने, कैसे मारते थे आप लोगों की बातें करते थे, हालांकि संगठन में आपने पद लेने का प्रयास किया। चलिए, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप देख रहे हैं कि होना है निकाय चुनाव, लेकिन आपने देखा कि चर्चा के अंदर ही जो माहौल है वो कितना गर्मागर्म था, और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो निकाय का चुनाव है वो कितना दिलचस्प होने वाला है। पार्टियों के दावे अपने अपने हैं और देखना यह है कि जनता शहरों के अंदर आखिर किसकी सरकार को चुनती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।